Hello students, this is Amar Kumar and I am here again welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Today I am here with a very interesting topic again from the history, and this is I have taken from the class 10th history, and the topic is today कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास से एक ऐसा पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डील करने जा रहा हूँ जो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है, साइमन कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ watch my videos regularly, continuously and don't ever try to skip it. इसे skip ना करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें। मेरे यहाँ बताए गए जो भी मैं बोर्ड्स में लिखता हूँ, जो आपको डील करता हूँ, बताता हूँ, उसे आप एज अ नोट्स स्टूडेंट्स में खास करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आप मेरे लिखे गए इन सारे पॉइंट्स को एज अ नोट्स आप कॉपी पे शेयर कर सकते हो, बना सकते हो, उसे आप मेमोराइज कर सकते हो। दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे, द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927। साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था नवंबर 1927 में, नेम्ड आफ्टर सर जॉन साइमन। और ये साइमन कमीशन जो है ना, सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था, विच वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, जो इस कमीशन के चेयरमैन थे और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। उनको नियुक्त किया गया था ताकि आप भारत जाएं, वहाँ देखें कंडीशंस को, व्हाट एवर द कंडीशंस इज देयर, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में आप एक रिपोर्ट बनाएं, है ना। वहाँ संविधान चाहिए, किस तरह का चाहिए, किन चीज़ों को लेना है पॉइंट वाइज, है ना, ये सारा कुछ रिपोर्ट बना करके आप हमें पेश कीजिए। दैट इज़ वाई द कमीशन वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कमीशन हैड 7 ब्रिटिशर्स। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कमीशन में सिर्फ और सिर्फ 7 लोग थे। 7 पीपल्स वेयर द मेंबर ऑफ दिस कमीशन एंड ऑल ऑफ द 7 मेंबर्स वेयर द ब्रिटिशर्स, बट नो इंडियन मेंबर। उसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। सभी के सभी 7 मेंबर जो थे वो कंप्लीटली ब्रिटिशर्स थे। दिस वाज सीन एज द डेलिबरेट मूव टू इंसल्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये सरासर एक साजिश थी, हम भारतीयों के इंसल्ट करने के लिए ऐसा किया गया था, हम भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ किए गए थे कि ये कमीशन का गठन होता है भारत में स्थितियों को, कंडीशंस को देखने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसमें भारतीयों को शामिल ना करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। ठीक है। सो लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू, अली जिन्ना, लाला लाजपत राय and more were against the onset of the commission and stood for a boycott of the commission। तो भारतीय लीडर्स, अब आप इंसल्ट कर रहे हो भारतीय लीडर्स को, आप एक कमीशन बना करके भारत में भेज रहे हो और उसमें आप किसी भी भारतीयों को मेंबर्स के रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई भारतीय जो है वो आपके इस कमीशंस को वेलकम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और यही हुआ। महात्मा गांधी, नेहरू जी, अली जिन्ना और लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े लीडर्स जो उस समय थे, उन सभी ने इस कमीशन से बिल्कुल नाखुश थे, इनके ऑनसेट पर काफ़ी नाखुश थे, और वो उन्होंने फैसला किया कि अगर ये कमीशन हमारे देश में आई तो हम इसका टोटली बॉयकॉट करेंगे।
Now it's time to see the background. What was the background behind the Simon Commission? So these are the backgrounds I have noted here, I have given to you. So first point is in the Government of India Act of 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 में पारित किया गया था, द डार्ची सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो उसमें डार्ची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट वाज आल्सो मेंशन्ड डैट, और साथ ही साथ ये भी बतलाया गया था कि डैट अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड इन इंडिया आफ्टर 10 ईयर, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 10 साल के बाद, यानी कि अभी जो पीरियड है उससे 10 साल के बाद क्या है कि एक कमीशन पुट किया जाएगा, एक कमीशन सेटअप किया जाएगा इन ऑर्डर टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो भारत में जा कर के भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर स्टडी करेंगे, उस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। ऐसा तय किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑन नवंबर 8 1927, इस डेट को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 8 नवंबर 1927 को द कमीशन वाज सेटअप। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन जो है वो सेटअप किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द स्टैनली बाल्डविन एट दैट टाइम। ये ध्यान रखिएगा उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन, है ना। इन सभी चीज को नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। तो उस समय के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन, इनके लीडरशिप में कह सकते हैं कि साइमन कमीशन को 8 नवंबर 1927 को सेटअप किया गया। ये कह सकते हैं कि ये साइमन कमीशन के पीछे, है ना, सबसे बड़ा दिमाग जो था वो इनका था, स्टैनली बाल्डविन का। The purpose of this commission was to recommend to the British government questions raised about the constitutional reforms in the British India। अब इस कमीशन को सेटअप करने के पीछे का पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था? तो इस कमीशन को सेटअप करने का उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, प्रश्न किया जा रहा था यहाँ भारतीय ब्रिटिश इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में लगातार प्रश्न किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे कि ये किस तरह के एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेंगे, है ना, कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा, कैसे इसके प्रति रिपोर्ट बनाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, उसको यहाँ पर पुटअप किया जाएगा। सो दीज वेयर द पर्पसेस फॉर व्हाट द साइमन कमीशन वाज सेटअप। Moving ahead student, the next point as you can say the background of the Simon Commission was the conservative British government in power at that time। उस दौरान पावर में जो थे वो कौन थे? कंजर्वेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट feared the electoral defeat by the Labour Party, और उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि वो कहीं ब्रिटिश पार्टी ऑफ द ब्रिटेन से, है ना, अगर कोई इलेक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसमें उनको डर था कि वो हार ना जाए। टू प्रोटेक्ट देयर फुट होल्ड इन इंडिया, तो अपने जड़ों को, अपने पैर जो वो यहाँ भारत में जमा रखे थे उनको बचाने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमीशन इन 1927। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में इस कमीशन का गठन किया। लॉर्ड बर्केनहेड, यहाँ मैंने एक स्टैनली का नाम दिया था अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द स्टैनली, और एक है लॉर्ड बर्कहेड। ये दो व्यक्ति जो हैं, दीज टू पीपल्स वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द साइमन कमीशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक था स्टैनली और दूसरे थे लॉर्ड बर्केनहेड, है ना। कह सकते हैं कि पूरा षड्यंत्र जो है, ये कह सकते हैं, यह पूरा माइंडसेट जो था, है ना, इन्हीं दो लोगों का था। द लॉर्ड बर्केनहेड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, उस दौरान भारत में एज अ सेक्रेटरी ये मौजूद थे, है ना। इटरेटेड दैट द इंडियंस वेयर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। इनका ये मानना था कि हम इंडियंस जो हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप नहीं कर सकते, हम उतना एबल ही नहीं है
कि हम एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशंस को सेटअप कर सके that could be accepted by different section of Indian politics। और हम चूँकि कैपेबल नहीं हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सेटअप करने के लिए, जो सारे कम्युनिटीज़ जो यहाँ भारत में रह रहे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को आसानी से और ईजिली सिंपल वे में इसको एक्सेप्ट कर सके। ऐसा किसका मानना था? लॉर्ड बर्केनहेड का। इनका मानना था कि हम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है किसी तरह का नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सेटअप करने को। आफ्टर लर्निंग द बैकग्राउंड्स ऑफ द कमीशन, नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द रेस्पॉन्स टू द कमीशन। अभी हमने कमीशंस के बैकग्राउंड्स के बारे में जाना, वो कौन कौन से परिस्थितियाँ हुई जिसके वजह से कमीशंस को सेटअप किया गया। अब हम जानेंगे रेस्पॉन्स कि हम लोगों ने या और जगह अलग दूसरे कम्युनिटीज़ में या कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो या पार्ट ऑफ द इंडिया हो, इस कमीशन को हमने किस तरह से रेस्पॉन्स किया। कमीशन प्रोवोक्ड अ लार्ज आउटरेज अमंग द इंडियन मासेस, है ना। पूरे भारतीयों में कमीशन को लेकर के आक्रोश था, गुस्सा था, है ना। सबसे बड़ा कारण ये था कि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे एंड ऑल वेयर द इंडियंस, नहीं, ऑल वेयर द ब्रिटिशर्स। सभी के सभी क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन शामिल नहीं था। तो ये सबसे बड़ा आक्रोश का कारण था। ऑन February 3, 1928, जी ये वो दिन है 3 फरवरी 1928, द डे ऑफ लैंडिंग ऑफ कमीशन, जिस दिन कमीशन हमारे देश में लैंड होना था। इट्स मेंबर्स वेयर अटैक्ड बाय अ मॉब ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो कई प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट में, उन्होंने इस मेंबर्स पे, कमीशन के मेंबर्स पर अटैक कर दिया। कंट्री वाइड द हड़ताल्स एंड द मास रैलीज, पूरे देश भर में, है ना, हर जगह कोने कोने पर हड़ताल होने लगे, रैलीज जो है वो होने लगे। वेयर एम्प्लॉयड टू द सो द आउटरेज, और अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को दिखाने के लिए यहाँ के कम्युनिटीज़ के लोगों ने अलग अलग जगह पर हड़ताल किए, रैलियाँ निकाली। वेयर एवर द कमीशन वेंट, जहाँ कहीं भी ये कमीशन गए, पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड विद ब्लैक फ्लैग्स, है ना, काले झंडे के साथ, काले पट्टी के साथ इसका विरोध किया गया। यहाँ ये एक बात जानिएगा स्टूडेंट्स, ये ब्लैक फ्लैग्स जो है या काला झंडा कह सकते हैं, है ना, ये आप आक्रोश, आप उसके खिलाफ में हैं, है ना, इसका एक प्रतीक है कि आप उसका विरोध कर रहे हो, ठीक है। एंड चैंटेड द स्लोगन, और एक नारा लगा रहे थे लोग, वो स्लोगन बहुत ही फेमस स्लोगन है, इट इज द साइमन गो बैक, यहाँ से वापस चले जाओ। इन 1927 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन अंडर द M.A. अंसारी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब सेशन हुआ तो M.A. अंसारी के नेतृत्व में इस सेशंस को रन किया गया और वहाँ ये डिसाइड हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस कमीशन को हर स्टेज में, हर जगह, एवरी वे, किसी भी तरीके से इसका बॉयकॉट करेगी, इसका विरोध करेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू passed a snap resolution stating complete independence as the goal of Congress। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया और डिमांड किया कि हमें जो है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग यहाँ पर रखी गई। महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट दो ही वॉज अगेंस्ट द कमीशन। अब जो मूवमेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यहाँ से चलाया गया, इन किसी भी मूवमेंट्स में महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि वो इस कमीशन के अगेंस्ट में थे, लेकिन वो किसी भी तरह के मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए। और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वो पीछे के एक्टिविटीज़ से थोड़े अलर्ट थे, वो जान रहे थे कि मैंने पहले भी कई मास मूवमेंट्स को चलाए हैं और उस दौरान में मास मूवमेंट्स स्टार्ट तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन धीरे धीरे ये वायलेंट एक्टिविटीज़ में चेंज हो जाते हैं और उसमें हमारे बहुत सारे बेकसूर भारतीय नागरिक जो है वो मारे जाते हैं। तो ये सब भी कुछ इनके पीछे सोच होगी जिसके वजह से उन्होंने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड फॉर द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। ये भी एक कारण था कि महात्मा गांधी जो है वो इस कमीशंस के खिलाफ मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक अलग इलेक्ट्रल पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस की डिमांड कर रहे थे कि इन्हें भी जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी जाए और उनको इलेक्शंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिले, मौका मिले। इन अक्टूबर 1928 और अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय रिसीव्ड अ सीवियर लाठी चार्ज ऑन हिज चेस्ट एंड हेड and as a result he died on the November 17, 1928। अक्टूबर 1928 में क्या हुआ कि एक प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय जी के ऊपर ब्रिटिशों ने बहुत सारे लाठी चार्ज किए, है ना, लाठियों से उनके चेस्ट पर, उनके हेड पर, है ना, हिट किया गया, वॉर किया गया। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि नवंबर 17, 1928 में लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। द लिबरल्स ऑफ द हिंदू महासभा के जो लिबरल्स थे, जो मेंबर्स थे, एज वेल एज अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग आल्सो सपोर्टेड द कांग्रेस डिसीजन एट लाहौर। तो इन सभी ने कांग्रेस के डिसीजन को सपोर्ट किया। व्हाट वर द डिसीजन वाज टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस कमीशन। So looking after the backgrounds and the responses, now it's the recommendation of the commission। अब कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया तो उस रिपोर्ट में उसने क्या मेंशन किया ये जानिए। तो इट वॉज मैंसन दैट, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर कुछ आपको मेंशन किया है रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन। फर्स्ट वन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द डायरची सिस्टम। रिपोर्ट्स में सबसे पहली बात ये बताया गया कि डायरची सिस्टम्स को कम्प्लीटली एबलिश, ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एस्टैब्लिश द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस, और हर प्रोविंसेस में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, सेटअप करना है। थर्ड पॉइंट इज द गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिशनरी पावर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड इंटरनल सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर गवर्नर की भूमिका को इसने बहुत बड़ा बना दिया कि हर डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में और इंटरनल सिक्योरिटीज़ में गवर्नर की अब भागीदारी, उसका योगदान जो होगा वो काफ़ी अहम होगा और काफ़ी बड़ा होगा। नेक्स्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स शुड बी इंक्रीज्ड, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स की संख्या को भी अब क्या कराना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। अब यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन फ्रीडम इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का। रिटेन द सेपरेट कॉमनल इलेक्ट्रेट, और अलग कॉमनल इलेक्ट्रेट सेपरेट, है ना, रिटेन किया जाए एंड एक्सटेंड टू द अदर कम्युनिटीज़, और इसको दूसरे कम्युनिटीज़ में भी एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। सेवंथ पॉइंट इज द गवर्नर जनरल टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार होगा कि वो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एट्थ वन इज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि आपको कह सकते हैं कि किसी भी तरह के वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो प्रोविंसेस हैं, एंड द बलूचिस्तान शुड गेट द लोकल लेजिस्लेचर्स, उनके पास वहाँ के अपने खुद के लोकल लेजिस्लेचर्स होंगे, एंड राइट्स टू बी रिप्रेजेंटेड एट द सेंटर, और उनके राइट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा सेंटर में। सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था वहाँ से सिंध को क्या कर देना,
सेपरेट कर देना, एंड बर्मा टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, है ना, ये डिसाइड हुआ कि उसे इंडिया से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज द इंडियन आर्मी शुड बी इंडियलाइज्ड, और इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरह से प्रॉपरली जो है वो इंडियनाइज्ड किए जाएंगे, यानी कि भारतीय लोगों को भारतीय सेना में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, उनको इन सेना में शामिल किया जाए। तो ये सारे जो रिकमेंडेशंस थे, है ना, दीज वेयर दैट, मैंने टोटल 11 पॉइंट्स दिए हैं। सो दीज वेयर द होल total recommendations made by the Simon Commission and gave a complete report. First of all, I had given you an introduction of Simon Commission. Then I taught you, I have given you the backgrounds, then recommendations and responses, and now it's time to look after the impact of the commission. अब इस commission का क्या impact पड़ा ये हम लोग देखेंगे। तो न्यू जनरेशन्स ऑफ द यूथ मेड देयर फर्स्ट फुटप्रिंट इन द पॉलिटिकल एक्शंस। अब पॉलिटिकल एक्शंस में नए यूथ जो है वो पार्टिसिपेट किए और उन्होंने अपना यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, ठीक है, अपने पैर जमाने की कोशिश किए गए। The radical forces began to demand not only the complete independence but also the major socio-economic reforms. Radical forces जो थे वो सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका डिमांड अब जो है वो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का था, यानी कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव को लेकर के भी उनके डिमांड्स हो गए थे। And the last point is the first provincial elections were held in 1937. जब पहला provincial election हुआ 1937 में, and it saw the Congress government being set up in almost all the provinces. और ये देखा गया कि लगभग हर provinces में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो सेटअप हुए, वो जीत करके सामने आए और एक मजबूती से, है ना, अपना दावा, अपना चैलेंज जो है वो यहाँ पर पेश किए। So this is all. I have given you the complete informations on the Simon Commissions. I hope this video will be much loved by you all. I hope this video on the Simon Commission will be loved by you all students, and I think you will get much knowledge about the Simon Commission from this video. In my upcoming videos you will get much knowledge from the social science and some of the maths videos also coming, and you will get much information and the knowledge from that videos. So till then, wait for my upcoming videos, and I thank you all for watching this video. Thank you and have a nice day.